प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ ये एक सेविंग कम टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 1968 में इंट्रोड्यूस किया था और आज इतने सालों बाद भी ये एक बहुत ही फेवरेट और पॉपुलर सेविंग इंस्ट्रूमेंट है इंडिया में। और क्यों ना हो, इसके बेनिफिट्स है ही कुछ ऐसे खास। नमस्कार, मैं हूं अंकिता काले और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट क्वीन। दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत ही हम बेनिफिट्स से करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पीपीएफ के कुछ और फीचर्स और एंड में मेरा सबसे फेवरेट पार्ट यानी कि टाइम फॉर सम इनसाइट्स। लेट्स बिगिन विद द बेनिफिट्स। पीपीएफ में आपको ट्रिपल ई टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। द फर्स्ट ई इज डिडक्शन अंडर 80 सेक्शन 80C इज टोटली टैक्स एग्जेम्प्टेड। दूसरा ई, जो भी आप इंटरेस्ट इनकम पीपीएफ में कमाएंगे वो कंप्लीटली टैक्स एग्जेम्प्टेड रहेगा। और तीसरा ई यानी कि जो मैच्योरिटी के बाद जो भी आपको लमसम अमाउंट मिलेगा वो भी टोटली टैक्स एग्जेम्प्टेड रहेगा। पीपीएफ एक डेट ओरिएंटेड एसेट क्लास इंस्ट्रूमेंट होने के कारण इट इज नॉट एक्सपोज टू इक्विटीज, इसलिए उसकी जो रिटर्न्स हैं वो रिस्क फ्री रहेंगे। और ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम होने के कारण आपको कंप्लीट कैपिटल प्रोटेक्शन भी मिलेगा और द रिटर्न्स आर अगेन रिस्क फ्री। अब आता है एक स्पेशल पॉइंट, ध्यान से सुनिए। द अमाउंट इन पीपीएफ अकाउंट इज नॉट सब्जेक्ट टू अटैचमेंट अंडर एनी ऑर्डर और डिग्री ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ। आइए इसको जरा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए अगर आप कोई लोन का रीपेमेंट ना कर पाए या फिर आपके ऊपर कोई लीगल केस हो जाए जिसमें आपको कंपेंसेशन या जुर्माना भरना पड़े, तो ऐसे सिचुएशंस में कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर, गाड़ी सब कोर्ट अपने अंडर ले सकती है और उसको बेच के जिसको कंपेंसेशन देना है या जुर्माना देना है तो वो दे देगी। कोर्ट आपके शेयर्स या म्यूचुअल फंड भी ले सकती है और उसको भी इस तरह यूज करके उसको बेचकर कंपेंसेशन या जुर्माना भर सकती है। लेकिन पीपीएफ ये एक ऐसा अकाउंट है जिसके फंड को कोई कोर्ट हाथ नहीं लगा सकता। इसके अंडर जो भी फंड्स है वो हमेशा आपके पास ही रहेंगे, सेफ रहेंगे, कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि माना जाता है कि इंसान पीपीएफ इसलिए खोलता है अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए। आइए अब देखते हैं पीपीएफ के और कुछ फीचर्स। पीपीएफ का अकाउंट आप नेशनलाइज बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, पोस्ट ऑफिस में स्टार्ट कर सकते हैं, खोल सकते हैं। इसको आप ऑफलाइन भी खोल सकते हैं और ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा बहुत ही कन्वीनियंट है और मैंने भी अपना पीपीएफ अकाउंट ऑनलाइन ही स्टार्ट करवाया था। इसमें आपको बेसिक पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड लगेगा, एक एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा और एक फॉर्म भर के आप ये अकाउंट को स्टार्ट कर सकते हैं बैंक में जाके या ऑनलाइन भी स्टार्ट कर सकते हैं। पीपीएफ में कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल या माइनर विद गार्जियंस इसको स्टार्ट कर सकते हैं। एनआरआई, जो एनआरआई बनने से पहले उनके पास अगर पीपीएफ हो तो वो इस अकाउंट को मैच्योरिटी तक होल्ड कर सकते हैं। हालांकि एनआरआई या बीओआई यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इन लोगों के लिए पीपीएफ अकाउंट अलाउड नहीं है। पीपीएफ अकाउंट में आप जॉइंट होल्डर्स भी नहीं रख सकते। एक इंसान का केवल एक ही पीपीएफ हो सकता है, फिर वो बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में हो। ये अकाउंट आप, इसमें ट्रांसफर फैसिलिटी अवेलेबल है, या एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। पीपीएफ अकाउंट में आपको नॉमिनेशन फैसिलिटी भी दी जाती है। और मान लीजिए आपने भाई को, बहन को, माँ को नॉमिनी बना दिया, तो आप उनके कितना परसेंट शेयर किसको देना है वो भी आप इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं। अब देखते हैं पीपीएफ का मैच्योरिटी, लॉक इन और इसका इंटरेस्ट। पीपीएफ का मैच्योरिटी है 15 ईयर्स और उसके बाद आप 5 ईयर्स के ब्लॉक में उसको इंडेफिनेटली आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको मिनिमम 500 रुपये यानी 500 रुपीज आप डिपॉजिट कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख एक फाइनेंशियल ईयर में। ये डिपॉजिट आप 12 इंस्टॉलमेंट में यानी हर महीने एक, ऐसे साल भर आप कर सकते हैं या फिर लमसम में भी कर सकते हैं। करेंटली इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2023 एंड 2024 आपको इसमें 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट
मिलेगा। अब देखते हैं पीपीएफ की लोन फैसिलिटी। पीपीएफ के 3rd ईयर से लेके 6th ईयर तक आप लोन फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। तो इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है? मान लीजिए आपके अकाउंट को 3 साल हो गए, अब तीसरे साल आ गया, तीसरे साल में आपको कोई लोन चाहिए, तो जो साल में आपको लोन चाहिए उसके जस्ट पहले के 2 साल जो रहते हैं उसमें जो अमाउंट रहता है उसका 25% अमाउंट आपको 25% अमाउंट जो रहेगा उतना लोन आपको मिल सकता है। जैसे कि पहले ईयर आपका 1 लाख का डिपॉजिट हो गया, दूसरे ईयर में भी आपका 1 लाख का डिपॉजिट हो गया, अब तीसरे साल आपको लोन चाहिए, तो ये हो गए 2 लाख, इसका 25% 50,000, तो आपको 50,000 अमाउंट जो है वो एज अ लोन मिल सकता है। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 1% ज्यादा रहेगा टू द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट सेट करती है, और इसका जो टेन्योर है वो 36 मंथ्स का रहेगा। क्योंकि गवर्नमेंट हर क्वार्टर में पीपीएफ का रेट अपडेट करती है, तो अकॉर्डिंगली अगर वो चेंज होता है तो आपका लोन के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक लोन ले लिया हो पीपीएफ में तो वो इंटरेस्ट आपका चेंज नहीं होगा। मान लीजिए अगर आपने 36 मंथ्स के टेन्योर में पेमेंट नहीं किया तो जो 1% ज्यादा लगता है आपको, इस बार अब आपको 6% ज्यादा लगेगा। तो अच्छा है कि आप 36 मंथ्स के टेन्योर में भी अगर आप लोन लेते हैं उसको रीपे कर दीजिए। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए तो इस केस में नॉमिनीज या लीगल हायर्स आर लायबल टू रीपे द लोन। क्या पीपीएफ में पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी है? जी हाँ है। 7th ईयर ऑनवर्ड्स यू कैन अवेल द पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे 8th ईयर में अगर आपको पार्शियल विड्रॉल चाहिए तो 8वें साल के जो पहले 4 इयर्स रहेंगे उसमें जो अमाउंट रहेगा उसका 50% अमाउंट तक का विड्रॉल आपको मिल सकता है। ये विड्रॉल आप साल में एक ही बार कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने 3rd to 6th ईयर के बीच में लोन ले लिया हो पीपीएफ पे, और अब अगर आपको 7 साल बाद पार्शियल विड्रॉल भी करना हो, तो जब आप पार्शियल विड्रॉल के लिए जाएंगे तो जो अमाउंट आपको पार्शियल विड्रॉल पे मिलने वाला है उससे बैंक पहले लोन का अमाउंट डिडक्ट कर लेगी और बचा हुआ अमाउंट आपको पार्शियल विड्रॉल में दे दिया जाएगा। ये थी पार्शियल विड्रॉल की जो है वो फैसिलिटी। अब देखते हैं कि व्हाट इज इनएक्टिव यानी डिसकंटिन्यूड अकाउंट। मान लीजिए आपने 500 रुपये दे के अकाउंट स्टार्ट कर दिया और उसके 2-3 साल आप अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर पाए, तो इस सिचुएशन में ये अकाउंट इनएक्टिव यानी डिसकंटिन्यूड स्टेटस में चला जाता है। तो क्या आप इसको वापस एक्टिव कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। उसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, 50 रुपीज की फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी, प्लस अगर आपने 3 साल के लिए मिस कर दिया हो इन्वेस्टमेंट तो आपको हर एक साल का मिनिमम डिपॉजिट यानी 1500 रुपये प्लस 50 रुपीज का डिपॉजिट ऐसे बैंक में देना पड़ेगा। लेकिन 1500 रुपये आपके अकाउंट बैलेंस में तो आ जाएंगे, लेकिन जो फीस है वो इसमें इंक्लूड नहीं होती है। इनएक्टिव और डिसकंटिन्यूड अकाउंट में आप ना ही लोन फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं और ना ही पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। तो ये अगर आप पीपीएफ स्टार्ट करते हैं तो हर साल 500 रुपये तो डाला ही करिए ताकि आपका इनएक्टिव स्टेटस में ना चले जाए, क्योंकि अचानक से अगर आपको पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी की जरूरत लेनी पड़े या लोन लेना पड़े तो ये ना हो कि आपको पहले एक्टिव करना पड़े और उसके बाद फिर आप ये फैसिलिटी यूज करें। तो इसको इनएक्टिव मत रखिए, बहुत अच्छा अकाउंट है, आप इसको स्टार्ट रहने दीजिए। अब देखते हैं कि अगर मैच्योरिटी 15 साल के बाद होती है इसके बाद अगर आपको कंटिन्यू करना है लेकिन डिपॉजिट नहीं करना है। 15 साल के मैच्योरिटी के बाद 1 साल के अंदर अगर आपने इसको क्लोज नहीं किया तो ये बाय डिफॉल्ट 5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ जाता है, कंटिन्यू हो जाता है। उस 5 साल में पहले साल अगर आपने कोई डिपॉजिट ना किया हो तो आगे के साल में भी आप डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। अब अगर 15 साल के बाद आप विद डिपॉजिट इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आपको मैच्योरिटी के पहले ही बैंक को अलर्ट करना पड़ेगा दैट आई वांट टू कंटिन्यू एंड आई वांट टू एक्सटेंड माय अकाउंट, और आपको डिपॉजिट भी देना पड़ेगा। इसमें ये एक प्रॉफिट है कि अब आपकी विड्रॉल फैसिलिटी बढ़ जाती है। अब आपकी विड्रॉल जो फैसिलिटी है वो 60% हो जाती है,
जो 5 इयर्स के ब्लॉक पीरियड में आपने अमाउंट जमा किया हो उसका 60% अमाउंट जो है वो आपको पार्शियली विड्रॉल आप कर सकते हैं, वो भी साल में आप एक ही बार कर पाएंगे। क्या पीपीएफ को प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है? तो ऐसी बात है कि पीपीएफ का अकाउंट आपको 5 साल कंपलसरी रखना ही है, लेकिन कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस जैसे लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज या किसी की डेथ या हायर एजुकेशन में भी, तो इस केस में आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, लेकिन आपको 1% इंटरेस्ट की पेनल्टी लगने वाली है। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ ही हो जाए तो वो अकाउंट आपको क्लोज करना ही पड़ेगा। जो भी नॉमिनीज हैं या लीगल हायर्स है, दे आर नॉट अलाउड टू कंटिन्यू द पीपीएफ अकाउंट। और उसमें अगर राशि जो जमा हुई है वो 1.5 लाख से ज्यादा है या 1.5 लाख है, तो नॉमिनीज और लीगल हायर्स को उनकी आइडेंटिटी के लिए कुछ प्रूफ्स देने होंगे। अब देखते हैं कि किसके लिए ये अकाउंट बहुत बेनिफिशियल है। देखिए, अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट के अंडर आते हो यानी 30% ब्रैकेट के अंदर आते हो, तो ये पीपीएफ अकाउंट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। दूसरी बात, अगर आप रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हो और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट देखना चाहते हो, तो पीपीएफ इज वेरी गुड, क्योंकि इन कंपैरिजन टू द एफडी रेट्स ऑफ मैनी बिग बैंक्स, पीपीएफ विल गिव यू बेटर रिटर्न्स प्लस देयर आर टैक्स बेनिफिट्स ऑल्सो। एक बात और है कि हमने एफडी बना ली और फिर एफडी तो हम कभी भी तोड़ सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एफडी बना ली, तोड़ लो, वापस यूज कर लो, वापस एफडी बना दो। तो पीपीएफ में ऐसा नहीं है, आपको 5 साल तो रखना ही पड़ेगा, तो उसकी वजह से आपका 5 साल में अच्छा खासा अमाउंट जमा हो जाता है जो आप फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। चलिए, अब बारी है टाइम फॉर सम इनसाइट्स। लेकिन उसके पहले, अगर आपको अब तक का वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज इन्वेस्ट क्वीन को फट से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आती है बारी कुछ खास टिप्स की। देखिए, पीपीएफ में आप जब भी अमाउंट डिपॉजिट करेंगे तो वो 1 महीने के 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में ही होना चाहिए, ताकि आपको उस महीने का इंटरेस्ट मिले। क्योंकि ड्यूरिंग इंटरेस्ट कैलकुलेशन बैंक क्या करती है, जो 5th डे होगा ऑफ द मंथ और लास्ट डे ऑफ द मंथ का जो मिनिमम अमाउंट रहेगा उस पर वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी। तो अगर आप 6 तारीख को या 15 तारीख को या 28 तारीख को अगर इसमें पैसे डालेंगे तो उसमें आपको कोई इंटरेस्ट का फायदा नहीं होने वाला। क्या होता है कि आपकी जो सैलरी क्रेडिट होती है कंपनी से, वो कभी कभी मंथ एंड में होती है, या फिर कोई कंपनी की सैलरी मिड ऑफ द मंथ में हो जाती है, तो हम जब सैलरी आ जाती है तो फट से हम पीपीएफ में डाल लेते हैं, तो उससे आपका नुकसान होने वाला है। इसलिए बस आपको कुछ करना नहीं है, पहले और 5वें तारीख के बीच में ही पीपीएफ में अमाउंट डालना है। अगर आप लमसम में कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि 1 अप्रैल टू 5 अप्रैल के बीच में ही वो लमसम अमाउंट डाल दे, ताकि आप इंटरेस्ट का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस, जिससे आप इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। सो दैट वाज ऑल अबाउट पब्लिक प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट संडे वी विल बी कमिंग बैक with a new topic and some new awesome tips to improve your personal finance. Till then, take care and don't forget to subscribe Invest Queen. Namaskar, bye bye.